स्टार्ट। हेलो नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का चाणक्य नीति क्लासेस में दिल से स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी चेहरे पे मुस्कान लाइए ताकि आज का दिन बेहतर हो, और हमेशा मुस्कुराते रहना है, टेंशन नहीं लेना है। और बिहार पुलिस जो है अब बहुत नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग जैसा पुराने सिलेबस को रिवाइज कर चुके होंगे और अभी भी नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए। ठीक है, अभी भी अब से रिवाइज कीजिए ताकि जो है एग्ज़ाम हॉल में रिवाइज किए हुए क्वेश्चन आ सके। ठीक है, और आप लोग को जो है सेट लगा रहे हैं तो सेट का जो है डिस्कशन आप लोग देख रहे होंगे, ज़रूर देखते होंगे, और डिस्कशन से ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, ऐसे सिर्फ सेट लगाने से पता नहीं चलेगा कि कितना, सिर्फ नंबर पता चलेगा कितना आया, लेकिन डिस्कशन से यह फ़ायदा होगा कि जो है क्वेश्चन एक को देखने के बाद उसके अलावा उसी से रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और बन सकता है। ठीक है, तो आइए, इससे पहले हम लोग जो है 12 सेट लगा चुके थे। हम कहे थे कि 20 दिन में 20 सेट लगाएंगे, जिसमें हम 12 सेट पहले लगा चुके थे और 13वां सेट जो है कल लगाए थे, और आज उसका डिस्कशन हम यूट्यूब चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग सेट लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल चाणक्य नीति क्लासेस पे जाकर सेट लगा सकते हैं, और कमेंट में नंबर आप अपना ज़रूर बताइएगा कि कितना नंबर सेट में आता है। ठीक है, इस बार जो है बिहार पुलिस सब अच्छा रहा, तो जो है 60 से 70 के बीच कटअप रहेगा। ठीक है, इसलिए आप लोग मन से पढ़िए, और इसमें नेगेटिव पॉइंट भी नहीं है, इसलिए जो है आप लोग पूरा 100 में 100 बनाकर आना है आप लोग को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, और आज जो है सेट 13 चलेगा। ठीक है, और सभी क्वेश्चन जो है नए पैटर्न के आधार पे जो है बनाया गया है यह सेट। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916 को की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 3 फरवरी 1916। ठीक है, और बताइएगा, इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पटना उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड। ठीक है, जस्टिस एडवर्ड मेनार्ड जो है पटना उच्च न्यायालय के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और स्वतंत्रता के बाद जो है पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो पंडित लक्ष्मीकांत झा। ठीक है, इसे याद रखना। और इस न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो रेखा दोषी। ठीक है, और वर्तमान में इस न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विनोद चंद्र। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। देखिए फिर से, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 3 फरवरी 1916, और पटना उच्च न्यायालय के जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एडवर्ड मेनार्ड। और स्वतंत्रता के बाद जो है मुख्य न्यायाधीश पहला कौन बने थे? तो पंडित लक्ष्मीकांत। और पहली स्वतंत्रता के बाद पहली मुख्य न्यायाधीश तो रेखा दोषी, और वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो विनोद चंद्र। ठीक है, आप लोग को बस यहाँ सुनने से, आप यहाँ एक बार में जो आपको रटा नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना जान लीजिए, आपको सुनने से जो एग्ज़ाम हॉल में चारों ऑप्शन आने के बाद आप वहाँ सही कर पाएंगे। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि इतना जल्दी से याद नहीं होता है, तो याद एक बार में नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इतना जान लीजिए कि वहाँ पे आप लोग सही कर पाइएगा। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट देखिएगा, न्यायपालिका संविधान प्रतिकूल विधि को निरस्त घोषित कर सकती है, इसे हम कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? तो न्यायपालिका संविधान के प्रतिकूल विधि को निरस्त घोषित कर सकती है, मतलब जो विधि है उसको निरस्त घोषित कर सकती है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? तो न्यायपूर्णावलोकन। ठीक है, न्यायपूर्णावलोकन इसे हम कह सकते हैं। इसका राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सदन के किसी बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितना होना चाहिए? तो 1/10। ठीक है, इसका चर्चा अनुच्छेद 108 में है। ठीक है, 1/10 सदन में किसी भी बैठक की गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या होनी चाहिए 1/10। ठीक है, राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में कितने से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं? तो ये जो है प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, 4 से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं, तो 6 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो है 5 छूट गया था। ठीक है, 5 पहले हम बता देते हैं।
5 छूट गया था। नेक्स्ट हम चल गए थे 6 पे। तो मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो मूल कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को मूल कर्तव्य जोड़ा गया। राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। और कौन से भाग जो है 4 के को में, ठीक है, और अनुच्छेद 51 के को, ठीक है, इसमें जो है मूल कर्तव्य जोड़ा गया। कुल बताइएगा कितने कुल मूल कर्तव्य है? तो 11, ठीक है। कुल कितने मूल कर्तव्य है? 11। और जो है मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है, ठीक है। और मूल कर्तव्य 11 है। 11वां मूल कर्तव्य है शिक्षा का अधिकार, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई के 4 से अधिक गवर्नर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। आरबीआई से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए हम आरबीआई के बारे में आपको कुछ बताते हैं। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है, ठीक है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख, ठीक है। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर बोले तो सीडी देशमुख, यही आरबीआई के प्रथम गवर्नर बोल दे तो ओसबॉर्न स्मिथ, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर तो सीडी देशमुख, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आरबीआई की स्थापना किस समिति के आधार पर? तो यंग हिल्टन समिति के आधार पर कब जो है किया गया? तो 1 अप्रैल 1935 को किया गया, ठीक है। और बताइएगा आरबीआई का जो है पहली महिला डिप्टी गवर्नर कौन है? तो केजी उदेसी, ठीक है, इसे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिएगा 7, निम्न में किस निवेश को मानव पूंजी निवेश के रूप में माना जाता है? जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं तो आप शिक्षा ले रहे हैं। शिक्षा किस चीज़ का ले रहे हैं? जैसे कोई चिकित्सा का शिक्षा ले रहा है, तो कोई प्रशिक्षण ले रहा है, कोई ट्रेनिंग ले रहा है, ये बहुत सारे। तो मानव पूंजी, हम लोग में पैसा खर्च हो रहा है, हमारे पिताजी और माताजी हमारे पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं, तो शिक्षा में मतलब मानव पूंजी का निवेश हम लोग जो है मानव पूंजी में निवेश कर रहा है। तो शिक्षा, चिकित्सा, प्रशिक्षण और राइट आंसर, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, शिक्षा स्तर, ठीक है। 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ये मानव पूंजी निवेश के रूप में माना जाता है। शिक्षा स्तर से आप मतलब शिक्षा स्तर आपका क्या है? कोई पीएचडी कर लिया, पीएचडी करके जो है जैसे पीएचडी करने में हमें इन्वेस्ट किया गया पैसा, इतना खर्च आया, उसके बाद हम लोग पीएचडी करके जो कोई क्लास करा सकते हैं या बहुत सारे टेक्निक अगर प्रशिक्षण है तो बहुत सारे अपना ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसी को जो है हम लोग मानव पूंजी निवेश करते हैं, ठीक है। भारत में कर्मचारी के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? तो भारत में कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ते का निर्धारण का आधार है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। भारत में कर्मचारियों के लिए यह सूचकांक महंगाई भत्ते का निर्धारण करता है, ठीक है। और क्योंकि ये उपभोक्ता खुदरा मूल्य पर ही वस्तुओं को खरीद सकता है, ठीक है, उपभोक्ता जो है खुदरा मूल्य पर वस्तुओं को खरीदता है, इसलिए जो है कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे आधारित है। राइट आंसर इसका जो है बी हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़कर दूसरी बेहतर नौकरी की तलाश में हो तो इस अवधि की बेरोजगारी को क्या कहा जाता है? तो इस अवधि की बेरोजगारी को जो है क्या कहा जाता है? तो घर्षणात्मक बेरोजगारी, ठीक है। जैसे हमारा कोई जॉब है, उस जॉब को छोड़कर हम उससे बेहतर जॉब में हम चले जाते हैं, तो उसे हम घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। और प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी और शिक्षित बेरोजगारी और संरचनात्मक बेरोजगारी, ये तीनों को हम लोग देख लेते हैं। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं? जो कि एक कोई भी जैसे कोई मुख्य रूप से कृषि में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी जो है मुख्य रूप से कृषि में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी उत्पादन कार्य में जो है आवश्यकता से अधिक श्रम बल, जैसे कोई व्यक्ति का कार्य जो है एक व्यक्ति को उस कार्य को कर सकता है। जैसे हमारे गांव में खेती हमारे पिताजी कर सकते हैं, लेकिन पिताजी के अलावा हम और मेरा भाई भी वहाँ खेती करने में लगे हुए हैं, तो इसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। एक काम का व्यक्ति को मतलब एक आदमी का काम को लगभग 4 से 5 आदमी मिलकर कर रहा है, उसी को हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। और संरचनात्मक बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो संरचनात्मक बेरोजगारी नई तकनीकों के आगमन से उत्पन्न होने वाली जो बेरोजगार है उसी को हम संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। जैसे आजकल वेटर का काम रोबोट कर रहा है, पेट्रोल डालने का काम रोबोट कर रहा है, ये सब जो है संरचनात्मक बेरोजगारी है, ठीक है। 10 देखिएगा, आईने एक बरी किसने लिखी?
आईने एक बड़ी किसने लिखी? तो अबुल फजल। अगर आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो हम सिर्फ आंसर बताते हुए निकल सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिस्कशन हम कराते हैं ताकि जैसे अब घर्षणात्मक बेरोजगारी आया तो इस बार जो संरचनात्मक बेरोजगारी पूछ दे या मौसमी बेरोजगारी पूछ दे या प्रच्छन्न बेरोजगारी पूछ दे, इसलिए हम चारों बता देंगे, ठीक है। किस सूफी संप्रदाय से सूफी संत सफरुद्दीन यहिया मनेरी जुड़े थे? तो फिरदौसी से। राइट आंसर सी हो जाएगा। ऐसे भी हम आप लोग को टाइम कम लेना चाहते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने दारुल सफ़ा नामक दानशील अस्पताल की स्थापना की थी? तो दारुल सफ़ा नामक एक दानशील अस्पताल की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक। इसके अलावा और जैसे खैरात खैरात भी जो है दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है किया गया था, ठीक है। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जैसे, और सबसे सर्वाधिक नहरों का जाल फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही बिछाया गया था, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है। दारुल सफ़ा किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना, तो ये भी फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। और दीवाने बंदगान दासों की देखभाल के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक। तो जितने भी बताएं ये इंपॉर्टेंट है। दारुल सफ़ा नामक एक दानशील अस्पताल और दीवाने खैरात और दीवाने बंदगान, ठीक है, सभी जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? देखिए यहाँ घुमा दिया, इलाहाबाद और प्रयाग एक ही को कहते हैं, ठीक है। तो प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है या इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, हरिसेन। हरिसेन जो है समुद्र के दरबार में दरबारी कवि थे, ठीक है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे। तो प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति लेखक के कौन थे? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, हरिसेन। 14 देखिएगा, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए। घूर्णन की अनुमति नहीं है। तो पैटर्न को पूरा करना है, देखिए कहाँ है, आगे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो पैटर्न का इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानिए, देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 15 पहले देख लीजिए। यदि शब्द फिंगर के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित होगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, एक स्थान परिवर्तित होगा, ठीक है। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज है? तो कुल कितने त्रिभुज है? तो 24 त्रिभुज है, ठीक है। इसमें जो दिया गया आकृति है उसमें कुल कितने त्रिभुज है? तो कुल 24 त्रिभुज है, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। मतलब जो मुहावरा पूछ रहा है तो टू लेग बिहाइंड का जो है क्या होगा, ठीक है। तो टू लेग बिहाइंड का अर्थ होता है पिछड़ जाना। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, टू फेल टू मेंटेन द पीस द पेस और प्रोग्रेस, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। बोला वेल नाउन फॉर वेड क्वालिटीज और डेट्स। तो ये जो है क्या इसका अर्थ हो जाएगा गलत कार्यों के लिए कुख्यात, ठीक है। तो इसका जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, कुख्यात हो जाएगा नॉट ए रीज, ठीक है। राइट आंसर 18 का ए हो जाएगा। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो इसका जो है इसमें गलत शब्द कौन सा है चयन करें। तो गलत जो है सक्सेसफुल होगा, ठीक है। सक्सेसफुल जो है डबल एल नहीं लगेगा, फुल में जो है डबल एल नहीं लगेगा, सिर्फ FUL होगा, ठीक है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, सक्सेसफुल। स्ट्रेटजी भी सही है, डेफिनेशन ये भी सही है, ठीक है। इसमें बोल रहा है क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्राइट ऑप्शन डेट कैन बी सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो बोल रहा है टूरिज्म इज वन इन द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें जो है इन नहीं लगेगा, इन जो है प्रीपोजिशन शब्द है, इसमें लग जाएगा टूरिज्म इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ठीक है।
सेलेक्ट द मोस्ट राइट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, द लिटिल गर्ल ट्राइड टू हो जाएगा इमिटेट द सिंगर। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसका एंटोनिम पूछ रहा है, तो पोसेस का एंटोनिम क्या होगा, तो रिलीज होगा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, पोसेस का जो है क्या होगा, तो ये देखिएगा, इसका अर्थ होता है अधिकार करना या कब्जा करना। ठीक है, तो इसका रिलीज हो जाएगा मुक्त करना। ठीक है, इन रिलीज का हो जाएगा मुक्त करना, रिलीज या रिलीज जो भी पढ़ सकते हैं आप लोग। सेलेक्ट द मोस्ट एप्राइट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इसका जो है सिनोनिम बताना है, तो रिलेबल। ठीक है, रिलेबल का क्या होगा, तो ये जो है रिलेबल का अर्थ होता है भरोसेमंद। इसका सिनोनिम जो हो जाएगा, इसका सिनोनिम जो है रिलेबल का क्या होगा, तो डिपेंडेबल। ठीक है, इसका जो है डिपेंडेबल हो जाएगा, राइट आंसर बी। रिलेबल का मतलब भरोसेमंद होता है, और डिपेंडेबल का भी होता है भरोसेमंद। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, फाइंड द ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट इन द सेंटेंस। आई गेव हिम अ बुक। ठीक है, आई गेव हिम अ बुक, इसका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है लिविंग थिंग्स को इंगित करता है, जबकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग को ऑब्जेक्ट सूचित करता है। तो यह हिम जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है हिम हो जाएगा। ठीक है, 24 का सी। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था कब, किसके लिए प्राप्त हुआ था, तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार किसके लिए प्राप्त हुआ था, तो उर्वशी के लिए। ये सब इम्पोर्टेंट है और ये सब एग्जाम में आ सकता है। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञान पुरस्कार उर्वशी के लिए प्राप्त हुआ था। बताइएगा, रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था, तो 1972 ईस्वी को प्राप्त हुआ था। ठीक है, और बताइएगा हिंदी साहित्य के लिए सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो 1968 में चिदम्बरा के लिए दिया गया, सुमित्रा नंदन पंत को। इसे ध्यान रखना। ठीक है, पूछ सकता है क्वेश्चन। निम्न समूह में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है, तो इसमें जो है शुद्ध कौन सा होगा, तो दिग्विजयी, कृतज्ञ, क्षितिज, यही सही हो जाएगा। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है, तो घुड़सवार में से जो है निम्न शब्द जो है यौगिक शब्द है। ठीक है, घुड़ और सवार, इस क्या है, यौगिक शब्द। राइट आंसर सी हो जाएगा। नदी, समुद्र, तालाब और गंगा, इन शब्दों को क्रमशः सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो नदी का तरंगिणी होगा, समुद्र का रत्नाकर होगा, और तालाब का जो है जलाशय हो जाएगा, और गंगा का जाह्नवी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो हथनी होगा। हाथी का स्त्रीलिंग क्या होगा, हथनी। राइट आंसर सी। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ क्या है, तो भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है असाधारण प्रयत्न। ठीक है, राइट आंसर बी। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है, बातें करते करते हमें रात बिता दी, हमने रात बिता दी। ठीक है, बातें करते करते हमने रात बिता दी, यही सही लग रहा है। बाकी सभी पढ़ लीजिए आप लोग। बातें करते करते हमने बिता दी, बातें करते करते हमको रात में बिता दिया, बातें करते करते हमसे रात बात की, ये सब जो है पढ़ने के बाद ही पता चल जाता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अव्यवस्थित वाक्य खंड से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम को चुनिए। ठीक है, तो इसे जो है बनाना है, 5 6 पढ़ना है, उसके बाद जो है आपको सही क्रम में कौन सा बैठ रहा है तो आप लोग को चूज करना है। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो पहले हो जाएगा शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय बिना हिंसक विरोध के भारतीय जो है सहते चले आ रहे हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 32 का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को खुद से पढ़ के बैठाना है। ठीक है, और आप लोग को लग रहा है कि फास्ट चल रहे हैं तो आप लोग स्लो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे ऑप्शन है, और जिसे लग रहा है कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा फास्ट करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थित कोणीय वेग से गतिमान है तब कोणीय त्वरण का मान क्या होगा, तो कोणीय त्वरण का मान जो है राइट आंसर ए हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, द्रव को गर्म करने पर अपवर्तनांक पर सामान्यतः क्या प्रभाव पड़ता है, तो घट जाता है। ठीक है, राइट आंसर ए। एक अभिसारी लेंस को पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, जब लेंस के ऊपरी भाग किसी अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाए तो क्या होगा, तो जो है क्या होगा इसका
बोल रहा है अभिसारी लेंस को पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, और जब लेंस के ऊपरी भाग अपारदर्शी पर्दे से ढक दिया जाए तो क्या इसका होगा। तो ये जो है प्रतिबिंब की तीव्रता घट जाएगी। ये राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ऐसा नहीं आप लोग को खुद से पढ़ते रहना है। ठीक है, मैराथन देखने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैराथन देखने से अगर सब कुछ होता तो सभी लोग मैराथन से ही रिजल्ट कर लेते। जब आप लोग 1-2 महीना से पढ़ ही नहीं रहे थे, आप 2-4 घंटा मैराथन देखने से क्या हो जाएगा। ठीक है, यूट्यूब पर टाइम जो है सिर्फ स्टडी के लिए देना है, ना कि इसके अलावा और कुछ अन्य चीज़ के लिए। ठीक है, अगर यूट्यूब पे आते हैं तो सिर्फ स्टडी कीजिए। किसी धात्विक तार की प्रतिरोधकता पी है और धात्विक तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नई प्रतिरोधकता क्या होगा। ठीक है, तो नई प्रतिरोधकता क्या हो जाएगा, तो पी ही रहेगा। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 गोलियां एक साथ एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, तो कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी। तो ये जो है कौन सी पहले भेदेगी, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दोनों एक साथ भेदेगी। ठीक है, 2 गोलियां एक साथ ही एक ही स्थान से किंतु अलग अलग गति से क्षैतिज दिशा में दागी जाती है, तो कौन सी गोली मैदान को पहले भेदेगी, तो दोनों एक साथ भेदेगी। राइट आंसर सी। ठीक है, सूत्र m बराबर HI या H 0 है, तो इनमें M HI और HO क्या दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दर्शाते हैं, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। M आवर्धन, HI प्रतिबिंब की लंबाई और HO वस्तु की लंबाई। तांबे के तारों से बनी एक वर्गाकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन कर रही है, तब कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा समान रूप से किस प्रकार एक बार बदलेगी। तो इसमें जो है एक बार बदलेगी, तो कुंडली के प्रत्येक आधे परिक्रमण से होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। लंबाई, त्रिज्या और प्रतिरोधकता वाले एक तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। R बराबर प्रतिरोधकता लंबाई बाई पाई R स्क्वायर। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 और 3s स्क्वायर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले तत्व क्या होगा, तो ये सभी धातु होंगे। ठीक है, राइट आंसर ए। 33 बौद्ध सभा का सभापतित्व क्या किया गया था। तो 33 बौद्ध सभा का सभापति कौन किए थे, तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो मोगली पुत्र तीस्त द्वारा। ठीक है, और प्रथम का जो है महाकश्यप के द्वारा, और दूसरा जो है दूसरा किया गया था सभाकामी के द्वारा, और चौथा जो है वसुमित्र के द्वारा। पहला हुआ था राजगिरी में, दूसरा वैशाली में, तीसरा जो है पटना में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और पहला कब हुआ था, तो 483, फिर तीसरा 383 और पहला 483, दूसरा 383 और तीसरा जो है 250 और प्रथम सदी में चौथा हुआ था। ठीक है, फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौड़ी चौड़ा किस राज्य से है, तो यूपी। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को चौड़ी चौड़ा घटना हुआ था, और 12 फरवरी को ये जो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। ठीक है, जिससे गांधी जी से बहुत सारे व्यक्ति नाराज हो गए। यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो यूएस का राष्ट्रीय खेल जो है बेसबॉल हो जाएगा। ठीक है, यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाएगा, बेसबॉल। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये जो है फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन यूएसए, कनाडा और मेक्सिको में किया जाएगा। ठीक है, 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा। संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति के कितने सदस्य हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। ठीक है, संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति के कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य। संघ की राजभाषा हिंदी लिपि और देवनागरी इस उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये जो है 343 में वर्णित है। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि 343 अनुच्छेद में वर्णित है। लोकसभा सदस्य होने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो लोकसभा सदस्य होने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। ठीक है, और राज्यसभा की 30 वर्ष।
ठीक है। और वोट के लिए जो है 18 वर्ष, सभी बात को ध्यान रखना है। भारत के 29वें राज्य के अस्तित्व में आने के बाद जो है उस राज्य की राजधानी कहाँ वर्तमान में बनाई गई, मतलब आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ वर्तमान में अभी बनाई गई है, तो ये जो है अमरावती हो जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, ठीक है। राइट आंसर बी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, तो 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में। राइट आंसर सी। 1944 में गांधीवादी योजना के प्रतिपादित किसने किया, तो गांधीवादी जो है प्रतिपादित किसने किया, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक है, श्रीमन नारायण अग्रवाल। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष जो है लागू हुआ, तो 2013 में, ठीक है। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ। राइट आंसर बी। राजकोषीय घाटे से का तात्पर्य क्या है, तो राजकोषीय घाटा पूछ रहा है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होगा राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली और प्लस जो है विनिवेश से प्राप्तियाँ। राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। राजकोषीय घाटा से जो है यही हो जाएगा, यही राजस्व घाटा बोल दे तो कुल राजस्व व्यय माइनस कुल राजस्व आय हो जाएगा, ठीक है। तो राजकोषीय घाटे से तात्पर्य है, राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न में कौन सा ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, कोयला हो जाएगा, ठीक है। कोयला जो एक सीमित भंडारित है, ठीक है, जो कि ये गैर परंपरागत का स्रोत नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। और गैर परंपरागत स्रोत जैसे में आ जाएगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सब गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है। यहाँ बोल रहा है गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो नहीं है तो कोयला हो जाएगा, यही बोलता तो सौर ऊर्जा हो जाता, पवन ऊर्जा हो जाता। रुपये 10 प्रति लीटर का मिश्रण प्राप्त करने के लिए पानी जो 15 रुपये प्रति लीटर के दूध का क्या अनुपात होना चाहिए, ठीक है। तो इसे ये सब आप निकालते चलिएगा, हम इसका आंसर बताते चलेंगे, तो 1:2 होगा, ठीक है। 56 का जो है राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 17,640। 57 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक है, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग वीडियो रोक कर बना लीजिएगा, ठीक है। 58, ठीक है, 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा, 6.5% की कमी होगी। 59 का जो है राइट आंसर सी होगा, 5%। 60 जो है 60 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक है, 104/3 दिन। दो वर्गों के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा जबकि पहले वर्ग के विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का दुगना होगा, तो इसका राइट आंसर 4:1 होगा, ठीक है, डी। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 7√3 सेंटीमीटर है, तो उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो 62 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से एल्युमिनियम का अयस्क है, तो एल्युमिनियम का अयस्क जो है कौन सा होगा, तो बॉक्साइट, ठीक है। 63 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट, ठीक है। बताइएगा भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व, तो एल्युमिनियम है, ठीक है। एल्युमिनियम का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो हवाई जहाज में किया जाता है, हल्के रहने के कारण, ठीक है। बताइएगा यूरेनियम का अयस्क जो है पिच ब्लेंड है, ठीक है। यूरेनियम का जो है अयस्क जो है पिच ब्लेंड है, और एल्युमिनियम का अयस्क जो है बॉक्साइट होगा, और यूरेनियम का अयस्क जो है पिच ब्लेंड होगा, यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट और यूरेनियम का अयस्क पिच ब्लेंड। और थोरियम का अयस्क क्या होगा, तो मोनोजाइट, ठीक है। थोरियम का अयस्क क्या होगा, मोनोजाइट। नेक्स्ट देखिएगा, किसी दो चालकों का प्रतिरोध क्रमशः समांतर क्रम में एवं श्रेणी क्रम में 12 ओम एवं 50 ओम है, तो इनका अलग अलग प्रतिरोध क्या होगा, तो इनका अलग अलग प्रतिरोध 30 ओम 20 ओम होगा, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निस्थापन क्या है, निस्थापन क्या है, तो निस्थापन जो है वायु की नियंत्रित अथवा अनुपस्थिति में अयस्क को गर्म करना निस्थापन कहलाता है, ठीक है। 66 देखिएगा, डिटर्जेंट्स किसका लवण है, तो डिटर्जेंट्स जो है किसका लवण होगा, तो ये बी हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 67 देखिएगा,
ABCDPH मान क्रमशः 1 2 3 और 4 है, तो इसमें सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, तो आप लोग को जो है बोल रहा है अम्ल इनमें से कौन सा सबसे शक्तिशाली है। ठीक है, तो अम्ल जो है पहले हम लोग 7 आएंगे, बीच में 7 रखेंगे और 7 का इधर जो है अम्लीय हो जाएगा और इधर क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, और इसका मान बढ़ते जाएगा, मतलब एक जो है सबसे शक्तिशाली हम लोग का। ठीक है, इधर जो है करते जाएंगे 6 5 4 3 2 1, तो सबसे शक्तिशाली अम्लीय कौन होगा, तो 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, बच्चा कंफ्यूज होकर छोड़ देगा ये क्वेश्चन। दी गई अभिक्रिया के लिए सही संतुलित रासायनिक समीकरण का चयन करें। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट और उसके बाद जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक है, तो 68 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस कहाँ पर रखा गया है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है फास्फोरस जो है 15वें समूह के तीसरे आवर्त में रखा गया है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, कार्बन यौगिकों में गलित अवस्था में विद्युत चालन क्यों नहीं होता है। तो कार्बन यौगिकों के आबंधन में कोई आयन ना बनने के कारण जो है कार्बन यौगिकों में गलित अवस्था में विद्युत चालन नहीं होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। O2 का उपयोग करके पाइरूवेट का विभाजन किसमें होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, O2 का उपयोग करके जो पाइरूवेट का विभाजन होता है। राइट आंसर सी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है। तो एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है वेरन। ठीक है, 72 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, वेरन द्वीप। नारकोंडम भी भारत का है लेकिन वह सुषुप्त है। ठीक है, तो भारत का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी जो है बैरन होगा। ठीक है, अमरकंटक पहाड़ी कौन सी नदी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है। तो सोन और नर्मदा दोनों हो जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, अमरकंटक कहाँ स्थित है, किस राज्य में। तो छत्तीसगढ़ में, और ये जो है मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंचा शिखर अमरकंटक होगा। नेक्स्ट देखिएगा, भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील। तो सांबर झील। सांबर झील कहाँ है, राजस्थान में। ये भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील है। ठीक है, यही पूछ देगा भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सा है। तो चिल्का उड़ीसा में स्थित है, जो कि ये भी खारे पानी की झील है। ठीक है, तो सबसे अधिक पूछे तो भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील सांबर झील। ठीक है, ना कि चिल्का झील हो जाएगा। और चिल्का झील दिया रहेगा तो वो जो है तटीय, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील होगा, जो कि चिल्का झील होगा। ठीक है, लोकटक झील जो है मणिपुर में स्थित है, जो कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो लोकटक झील मणिपुर में, और जैसमंद झील जो है ये राजस्थान में है। ठीक है, और बुलर झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, बुलर झील जो है भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इतना ध्यान रखना आप लोग को। नेक्स्ट देखिएगा, काबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। तो ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, 75 का राइट आंसर बी हो जाएगा। देवदार, चीड़, ओक के वन किस प्रकार के वन का उदाहरण है। तो ये जो है पर्वतीय वन का उदाहरण है। राइट आंसर बी होगा। ठीक है, पर्वतीय वन का उदाहरण है। भारत में मोनोरेल की सुविधा किस शहर में किया गया था। तो मुंबई में। ठीक है, मोनोरेल की सुविधा किस शहर में। तो मुंबई में। देश की सीमा सड़क निर्माण की जिम्मेवारी किस संस्था के है। तो BRO को। ठीक है, BRO को जो है देश की सीमा सड़क निर्माण की जिम्मेवारी सौंपी गई है। ठीक है, बताइएगा BRO का फुल फॉर्म। तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, BRO का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी BRO की। तो 7 मई 1960 को किया गया था। ठीक है, BRO की स्थापना कब हुई थी, 7 मई 1960 को। बताइएगा दुनिया का सबसे ऊंची सड़क जो है 2021 में बनाया गया BRO के द्वारा, वह कौन सा था। तो चिसुमके। ठीक है, चिसुमके डोमचेक जो है यह बनाया गया था दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। ठीक है, यह जो है चिसुक डोमचेक सड़क कहाँ स्थित है। तो लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भारत के प्रसिद्ध स्टेडियमों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो ब्रेवरनो हिमाचल प्रदेश, या ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल। ये तो ईडन गार्डन पश्चिम बंगाल में है।
और मोटेरा गुजरात में है, बरावती उड़ीसा में है, ठीक है। तो 79 का जो है ए हो जाएगा, ठीक है। ब्रेबॉर्न हिमाचल प्रदेश युग में सही नहीं होगा। ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में स्थित है, ठीक है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में कौन सा राज्य कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का पहला राज्य बन गया है? तो सिक्किम, ठीक है। राज्य कर्मचारी के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल के लिए कौन सा राज्य बन गया है? तो सिक्किम। 2 बजे ये जो बजट 2023-24 में पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे के बीच का अनुपात कितना प्रतिशत अनुमानित किया गया है? तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 56, ठीक है। नॉर्वेस्टर्स का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? तो नॉर्वेस्टर के अध्ययन करने के लिए भारत का पहला शोध केंद्र कहाँ प्रारंभ होगा? उड़ीसा में। किस कंपनी ने पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित 2024 में किया? तो गेल के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर बी। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने प्रवासी अभिलेखों का पहला विदेशी डिजिटलीकरण कार्य शुरू कहाँ किया है? तो ओमान में, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से फिर आप लोग को जो है आंसर बताते चलते हैं हम। 85 का राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। और 86 का राइट आंसर जो है ए हो जाएगा, 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। दिए गए समीकरण को जो है ज्ञात करना है। तो 87 का राइट आंसर जो है बी हो जाएगा, -5/3। 88 इसका जो है अल्फ़ा और बीटा है, तो मान बताना है, ठीक है। तो 88 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 1024। सभी क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट है, इसी का रिलेटेड रहेगा, ना कि यही क्वेश्चन रह सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर ये सेट लगाया गया तो यही रह सकता है, इसी के रिलेटेड आ सकता है, ठीक है। 89 का राइट आंसर सी होगा। आप लोग बैठा संतुलित हो जाएगा इसका मान बैठाने के बाद, ठीक है। यहाँ जो है 5 मित्र को वृत्ताकार मेज पर बैठाया गया और केंद्र की ओर मुंह किया गया है। उसके बाद जो है FC के दाईं ठीक बगल में बैठा है, तो इसी तरह बैठाना है। तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। 90 का राइट आंसर बी। 91 का जो है राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 343 वाट के स्थान पर क्या आएगा? प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं किस प्रकार की हो सकती है? तो ये किस प्रकार की हो सकती है? तो वंशागत हो सकती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? तो केशिका कहते हैं। सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहते हैं? केशिका। मानव में आहार नाल का इनमें कौन सा भाग अपवशी पदार्थ का उत्सर्जन करता है? तो राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, मल द्वार के द्वारा, ठीक है। पेशी तंतुओं के पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनती है? तो ये किस जो है पेशी तंतुओं की पतली पेशियां किस प्रोटीन पदार्थ से बनती है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, एक्टिन और ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन, इनमें से सभी, ठीक है। राइट आंसर डी हो जाएगा। दुग्ध निष्कासन हार्मोन के लिए कौन सा है? तो ये सभी लोग जानते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। प्रोलैक्टिन व ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध निष्कासन के लिए यह हार्मोन है, ठीक है। 96 का राइट आंसर डी। किसके प्रयोग हमें गुणों की विरासत की एक पीढ़ी से अलग पीढ़ी में ले जाने के लिए तंत्र प्रदान जो है करता है? तो 97 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। मेंडल के जो है प्रयोग के गुणों की विरासत से एक पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ले जाने का तंत्र प्रदान करता है। 98 बोल रहा है, क्लोमाइडोमोनास जैसे कई एक कोशिकीय शैवाल जल में रहते हैं, वे श्वसन के लिए ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करते हैं? तो वह श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन कैसे ग्रहण करेगा? तो वे अमीबा की तरह विसरण द्वारा घुलित ऑक्सीजन अवशोषित करते हैं, ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण, जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विघटन होता है, तो किस कोशिकांग में घटित होता है? तो 99 का राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, ठीक है, कोशिका द्रव में, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भाग यह सुनिश्चित करता है कि श्वसन के दौरान वायु मार्ग बंद ना हो सके? तो वायु मार्ग जो है बंद ना हो सके, ये जो उपास्थि वलय करता है, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन बता दिए। और आपको जो क्वेश्चन लग रहा है कि ये मतलब ऐसा होता है कि अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो वहाँ से वीडियो छोड़कर आदमी हट जाता है या वीडियो को रोककर छोड़ देता है,
लेकिन जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है वही क्वेश्चन तो आपको पढ़ना है, जो क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो क्वेश्चन तो आ ही रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ना है, जो समझ में नहीं भी आता है उसे भी पढ़ना है। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना है और यहाँ से आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। 20 सेट में जो है हम लोग 2000 क्वेश्चन कराए हैं और 2000 क्वेश्चन के अलावा डिस्कशन के साथ लगभग 5000 क्वेश्चन कराए हैं, जो कि यहाँ से देखने एग्ज़ाम हॉल में फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप अपना ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही, और रिवाइज करते रहिएगा, पुरानी बातों को रिवाइज कीजिएगा। जितना भी आप लोग पढ़े हैं, स्पीडी, लुसेंट, जो भी पढ़े हैं या किसी सर का नोट्स पढ़े हैं तो वही नोट्स को रिवाइज कीजिए। ठीक है, और नहीं समझ में आता है तो 10वां का BVD रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।